दोस्तों, आपका स्वागत है गुमटी अंडरस्कोर फॉर गपशप की चर्चा नंबर 4 में। और आज का विषय है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो पार्ट 1 है, आज हम उसके बारे में बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी बातें हैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में करें, ताकि ये सामान्य लोगों के भी समझ में आए और साथ साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बहुत सारे आर्टिकल्स में बांटा गया है। इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम शुरुआत करें आर्टिकल 1 से, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब ये वर्ड्स बड़े भारी भरकम से लगते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसको समझने के लिए हमें इसको सरल भाषा में समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो देखिए, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो सबसे पहले नाम बता रहा है, हमारे देश का क्या नाम होगा? इंडिया दैट इज भारत। यानी इंडिया भी यूज किया गया है और भारत भी यूज किया गया है। फिर ये कहता है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बता रहा है कि जो हमारा पॉलिटी होगा, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो किस तरह का होगा? वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन जो हमने आर्टिकल 1 यूज किया है वहां पे नाम यूज किया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऐसा क्यों किया गया? तो अगर इस बात को हम समझना चाहें, देखो, तो सबसे सिंपल सी बात है कि जो हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, इन्होंने कोई अग्रीमेंट आपस में नहीं किया है कि हम लोग आओ सारे स्टेट्स मिल जाते हैं और मिलके एक यूनियन बना देते हैं, एक लाइक सेंटर बना देते हैं, एक फेडरेशन बना देते हैं। तो कोई हमने अग्रीमेंट नहीं किया स्टेट्स के बीच में। असल में हुआ क्या कि अमेरिका में चूंकि स्टेट्स ने मिल के सेंटर को बनाया है, तो वहां पे उन्होंने एक अग्रीमेंट किया है आपस में और फिर सेंटर बनाया गया, तो वो कंप्लीटली फेडरल है। हमारे यहाँ क्या है, हम फेडरल हैं, लेकिन हमारा जो बनने का तरीका है वो अलग है। हमारे यहाँ कोई भी स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं किया गया है। और दूसरा, यूनियन इसलिए भी यूज किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, इनको सेंटर से अलग होने का कोई हक नहीं है। ये सेंटर से चाह के भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब फेडरेशन एक यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जिसके जो स्टेट्स हैं अलग अलग, वो इंडिविजुअल यूनिट्स अपने आप को अलग नहीं कर सकते उससे। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। जो हमारा पहला शेड्यूल है, देखो, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और ऐसे ही शेड्यूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया है ताकि एक अच्छे से क्लासिफिकेशन किया जा सके और उसको समझा जा सके। तो जो हमारा पहला शेड्यूल है, उसमें नेम ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो उनके नाम है उनको लिया गया है, और साथ साथ उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट यानी उनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मतलब फैक्ट सामने आता है कि एक कॉन्सेप्ट है टेरिटरी ऑफ इंडिया और एक कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब इस बात को भी समझना होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, जब भी हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, जब भी हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो हम सिर्फ स्टेट्स की बात करते हैं। जो स्टेट्स हमारे यूनियन का पार्ट है, सिर्फ उनकी बात करते हैं। लेकिन जब भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अब बोलते हैं, तो जो हमारे स्टेट्स हैं वो, साथ साथ जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो, और साथ साथ जो टेरिटरीज हम कभी फ्यूचर में एक्वायर करेंगे या कर सकते हैं, वो सारी आ जाएंगी, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया कहा जाएगा। यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स जब कहा जाए तो केवल स्टेट्स की बात करते हैं, लेकिन जब टेरिटरी ऑफ इंडिया कहें तो सारे स्टेट्स भी आ जाएंगे, यूटीज भी आ जाएंगी, और अगर कभी हम कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं तो भी वो आ जाएगा। देखो, अब टेरिटरी एक्वायर करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो कोई ट्रीटी, गिफ्ट या परचेज हो जाए, तो इसको सेसेशन कहते हैं। या कोई ऑक्यूपेशन हो जहां पे कोई अनरिकग्नाइज्ड रूलर है, उसकी हम पार्ट को ले लें, अपने यहां मिला लें, तो वो ऑक्यूपेशन होगा। और कॉन्क्वेस्ट हो गया कि जैसे हमने दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये सब लिए थे। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन
or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। इसका मतलब है कि अगर किसी नए स्टेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है तो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तो अगर वो करना है तो आर्टिकल 2 में आएगा। आर्टिकल 3 देखो क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट बनाने हैं। ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, उनके एरिया में कोई चेंज करना है, उनकी बाउंड्रीज में कोई चेंज करना है, उनका नेम बदलना है, नाम भी बदलना है, तो ये आर्टिकल 3 से किया जाएगा। तो जब भी नया स्टेट बनाना है, जब भी नया स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 2 में बनाया जाएगा। और जब भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज बदलनी है, या दो से ज्यादा स्टेट को मिला के कोई एरिया बनाना है, या स्टेट और यूनियन को मिला के कोई नया स्टेट बनाना है, या नाम बदलना है, ये सारी चीजें आर्टिकल 3 में आएंगी। तो ये आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस है। ये बहुत बार इस पे सवाल भी पूछा जाता है। देखो, पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, कोई स्टेट एग्जिस्ट करता था उससे कुछ हिस्सा निकाल के नया स्टेट बना दिया। और बाई यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को मिला के कोई नया बड़ा स्टेट बना दिया, या उनके कुछ पार्ट्स को लेके बना दिया, या किसी यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला के बना दिया। तो जो ये सब रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा ये आर्टिकल 3 में किया जाएगा। और साथ ही साथ किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, घटाना है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, या उसका नाम बदलना है, तो ये सारा आर्टिकल 3 के तहत होगा। आर्टिकल 3 जब मैं कह रहा हूं तो 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है हमें, कि आर्टिकल 3 में कोई भी जो बिल आएगा इसके तहत वो प्रेसिडेंट की प्रायर कंसर्न से ही आएगा। लाइक प्रेसिडेंट जब प्रायर रिकमेंडेशन दे देंगे तो ही आएगा, एक बात। और दूसरा, जब भी ऐसा बिल आएगा तो प्रेसिडेंट जो वहां जिस भी स्टेट में कोई चेंज करना है वहां के स्टेट लेजिस्लेचर से एक बार उसके व्यूज पूछ लेगा। प्रेसिडेंट को व्यूज पूछना जरूरी है, लेकिन जो व्यूज स्टेट दे रहा है जरूरी नहीं है उसको माने। हाँ, एक बार पूछ लेगा, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को सही लगता है तो उसको व्यूज को मानेगा, वरना वो अपने आप ही फैसला ले सकता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इंडिया जो है ये एक इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स का। कहने का मतलब है यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता, इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, उनका एरिया बढ़ाया घटाया जा सकता है, और ये पार्लियामेंट खुद ही कर सकता है। तो इसीलिए इंडियन पॉलिटी को कहते हैं इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, मतलब ना तो आप यूनियन को तोड़ सकते हैं और ना ही आप स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, ना स्टेट्स को तोड़ सकते हैं। अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemental incidental and consequential matter। देखो ये लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है पर मैं इजीली बताता हूं कि ये जो चेंजेस किए जाएंगे, ये जो आर्टिकल 3 या 2 में जो चेंजेस किए जा रहे हैं, इसके लिए कोई फॉर्मल आर्टिकल 368 में जो कि हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं उसके थ्रू ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है और ऑर्डिनरी प्रोसेस से ही इन बिल्स को पास कर दिया जाएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक्सक्यूज मी, अब बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो पहले हुए हैं इससे रिलेटेड, उसकी अगर बात करें तो 1960 में एक एरिया था बेरूबारी, जो कि वेस्ट बंगाल में था, और बेसिकली यहाँ से वो पाकिस्तान को दिया जाना था। तो इस पे ये मैटर चला गया एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ ए स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। हम स्टेट का एरिया बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी कोई टेरिटरी हम उठा के फॉरेन कंट्री को दे दें। ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा और तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो यही करना पड़ा था। उसके बाद बेरूबारी पाकिस्तान को इसके थ्रू दिया गया था।
नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 1960 में, और फिर वो एरिया दिया गया। यानी आप एरिया को, जो इंटरनल एरिया है वो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसे डायरेक्टली बस सिंपल प्रोसेस से अपने इंडिया का कोई एरिया उठाएंगे और किसी और को दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में 1969 में कहा कि अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, अगर कोई जैसे मान लो इंडिया चाइना का, इंडिया बांग्लादेश का, इंडिया पाकिस्तान का कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसको आप सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हैं। और जैसा कि 2015 में हुआ गया कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसके बाद इनक्लेव्स बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ कुछ चेंज किए गए थे, तो एरिया थोड़ा सा स्वैप किया गया था 100वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी 1960 में आ चुका है कि आप अपने देश का पार्ट ऐसे ही डायरेक्टली दूसरे देश को नहीं दे सकते। तो वही उसके बारे में एक फैक्ट भी है कि 4096 किलोमीटर का एरिया है, रेड क्लिफ अवार्ड हुआ था, बैगे अवार्ड हुआ था। अब देखो, रोल ऑफ कमीशन एंड कमिटीज इन द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ऐसा ही नहीं हुआ कि बस सडनली ये सारे स्टेट्स ऐसे इतने सारे बना दिए गए थे। सबसे पहले अगर हम रिलेटेड कमीशन की बात करें तो धर कमीशन 1948 में आया था। अब इस कमीशन ने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक फैक्टर पे नहीं, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को नहीं बांट सकते। किसने कहा? धर कमीशन 1948। अब जब ये कहा तो उसके बाद भाई बड़ा विरोध हुआ, स्पेशली साउथ इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो एक और कमेटी बनाई गई, JVP कमेटी 1948 में। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पताबी सीतारमैया जी। तो इसने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स नहीं करेंगे। लेकिन उसी दौर में क्या हुआ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बेसिस पे आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया गया, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया। फिर उसके बाद चूंकि डिमांड्स, अब पेंडोरा बॉक्स खुल चुका था, आंध्र प्रदेश बन चुका था, तो फजल अली कमीशन फिर से बनाया गया। इसके 3 मेंबर थे, फजल अली साहब थे, KM पनिक्कर साहब थे, और HN कुंजरू साहब थे। तो इन्होंने भी बाद में लैंग्वेज का क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कहा कि थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं चलेगा। इन्होंने लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद फिर बहुत सारे वही स्टेट्स बनते गए, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना। अब जब ये फजल अली कमीशन आया तो उसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी 1956 में इनके कहने से बना दी गई। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, उसके तहत बनाई गई, और उसके बेसिस पे ही हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा 1956 में। उसके बेसिस पे हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी। उसके बाद चूंकि डिमांड्स बढ़ती गई, और गुजरात को 1960 में, फिर दादरा नगर हवेली 1961 में आया, फिर पुडुचेरी 1962 में, नागालैंड 1963, उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ऐसे बढ़ते गए। फिर मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। तो ये एक ऑर्डर भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डर में, कौन से ईयर में कौन से स्टेट्स बनाए गए, तो ये आप इजीली इसको आप नेट से देख सकते हैं। और बाकी मैंने स्लाइड्स में सारी चीज़ें आपको दे ही दी हैं। तो मैंने पूरी कोशिश यही करी है कि आज आपको बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा दूं। यहाँ पे हमने बात करी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या है। देखो, यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। चूंकि फेडरेशन का अपना एक क्राइटेरिया है उसको बनाने का, इसलिए हमने यूनियन शब्द यूज किया, उसको यूनिक बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारा यूनियन एग्रीमेंट नहीं है, टूट नहीं सकता। जबकि वास्तव में जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन जो इस फेडरल कंट्री का एक टाइप है, स्पेशल टाइप है, दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने लाइक टेरिटरी ऑफ इंडिया और साथ साथ यूनियन ऑफ स्टेट्स का भी अंतर समझा। हमने वेरियस कमीशंस की भी बात करी जो आए, और कैसे कैसे हमारे यहाँ मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे स्टेट नया बनाया गया। हमने आर्टिकल 2, 3 और 4 भी पढ़ा। आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा कि नया स्टेट कैसे आएगा अगर आना है। आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा कि अगर एग्जिस्टिंग स्टेट है तो उसमें कैसे चेंजेस करने हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं।
तो आज मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये लेमैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं, वहां पे प्री में भी मिल सकते हैं और साथ साथ मेंस एग्जाम में भी मिल सकते हैं, या फिर कभी अगर कोई इंटरव्यू है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। और सामान्य जनजीवन में भी इसको जानना, अपने संविधान को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, थैंक यू, आज की चर्चा खत्म करते हैं। फिर कल एक और चर्चा लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।